वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की अपनी 57th सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। भारत की प्रथम पेपरलेस अदालत कौन सी बन गई है? तो प्रथम जो पेपरलेस अदालत बनी है ये बनी है आपकी केरल उच्च न्यायालय यानी कि केरल हाई कोर्ट। और भारत का प्रथम प्रथम पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की बनी है? तो अगर पेपरलेस विधानसभा की बात होगी तो ये आपकी नागालैंड की विधानसभा जो है पहली बार पेपरलेस विधानसभा बनी है। और विश्व की प्रथम पेपरलेस सरकार किस देश की है? तो प्रथम पेपरलेस सरकार यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात देश की बनी है। ठीक है, तो पेपरलेस अदालत केरल उच्च न्यायालय, पेपरलेस विधानसभा नागालैंड और पेपरलेस सरकार जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की। मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यानी कि आरपीएफ ने इसको स्टार्ट किया है। याद रखना, आरपीएफ के द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? तो ये मानव तस्करी को रोकने के लिए है। यानी कि जो आपका मानव का खरीद होता है और उसका व्यापार होता है उसके लिए है ये। तो इसके लिए मिशन आहट जो है प्रारंभ किया गया है और आहट ये इस तरह से है। ठीक है, ये AAST, ठीक है ना, तो इसका प्रारंभ किया गया है आरपीएफ के द्वारा। अगला है हमारा, रोपवे परियोजनाओं का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? तो रोपवे परियोजना यानी कि जो जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की जो है इस तरह से आप रोपवे से जाते हैं, इस तरह से यहाँ पे रस्सी पे लटका रहता है, यहाँ पे आप बैठ के जाते हो। ठीक है ना, तो इसका जो आपका विकास किया जा रहा है ये पर्वतमाला योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूएनईपी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ किस कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और महाराष्ट्र सरकार ने माझी वसुंधरा के लिए जो है एक समझौता किया है, माझी वसुंधरा कार्यक्रम के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, दूर दराज के क्षेत्रों के जो छात्र हैं उनको कौशल को बढ़ावा देने के लिए यानी कि उसकी उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट किया गया है। और ये किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण जो है ये असम राज्य का एक जो है योजना है। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित पीएम डिवाइन योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो पीएम पीएम डिवाइन योजना अभी स्टार्ट की गई है इस वर्ष। ओके, और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है सरकार की तरफ से। पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है आपका पीएम डिवाइन योजना। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एमएसएमई मंत्रालय के रैंप कार्यक्रम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो रैंप कार्यक्रम किस मंत्रालय का है? तो एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित है और इसके जो है विकास के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर गठित की गई है? तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये आपको याद रखना है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। मिलन 2022 और पश्चिमी लहर अभ्यास किस सेना के द्वारा किया गया? तो याद रखना कि मिलन और पश्चिमी लहर, मिलन आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, पश्चिमी लहर आपके पश्चिमी घाट पर। ठीक है, और इन दोनों जो है अभ्यास का आयोजन जो है भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास अभी जो है पिछले महीने संपन्न हुआ था, किसके किसके मध्य में? तो ये हुआ था भारत और ओमान के मध्य में। ओके, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य में होता है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 संयुक्त अभ्यास किया है? ये पिछले हफ्ते जो है अभ्यास हुआ था, किसके किसके बीच? भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में कौन सा अभ्यास था? सुरक्षा कवच 2 अभ्यास। ओके, हाल ही में डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 का विजेता कौन बना था? तो डूरंड कप जो है एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, 2021 में इसका विजेता बना था आपका एफसी गोवा यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा। यूरो कप 2021 ये भी फुटबॉल की प्रतियोगिता है। इसका जो है विजेता कौन रहा था? तो इसका विजेता रहा था इटली और इसने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, तो यूरो कप 2021 किसने जीता? तो ये जीता था आपका इटली ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोपा अमेरिका 2021। तो कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल कप का विजेता कौन था? तो कोपा अमेरिका जीता था अर्जेंटीना ने। ओके, तो कोपा अमेरिका 2021, यूरो कप, ये सब इंपॉर्टेंट प्रतियोगिताएं हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, याद रखिएगा इन्हें। बैलन डी ओर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो बैलन डी ओर अवार्ड जो है ये जीता है आपके लियोनेल मेसी ने। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर जो है कौन चुना गया है? ये आप कमेंट करके बताना।
फीफा ने प्लेयर ऑफ द ईयर जो है 2021 के लिए किसको चुना है। अगला है हमारा प्लेयर यानी कि फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात कर रहा था मैं। ओके, वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको बताया गया था कि निर्यात बढ़ के कितना पहुंच गया था, तो 400.8 अरब डॉलर जो है ये पहुंच गया था। ठीक है, तो इतना ये पहुंच गया था। तो ये इसमें कितनी वृद्धि हुई थी, इसमें हुई थी 37% की वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले, वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है। तो क्रिप्टो करेंसी से आप कितनी भी रुपए कमाएं, ठीक है, उस पर सरकार जो है 30% टैक्स आपसे लेगी। अगर आप केवल 10 रुपये कमा रहे हैं तब भी सरकार आपसे 3 रुपये ले लेगी। ठीक है ना, तो क्रिप्टो करेंसी पर जो है 30% का टैक्स लगाया गया है क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जमशेदपुर ये सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। और जमशेदपुर किस राज्य में पड़ता है, ये आप कमेंट करके बताना कि किस राज्य में जमशेदपुर आपका होता है। ओके, दोहा कतर में आयोजित होने वाली फीफा 2022 विश्व कप का ऑफिशियल पार्टनर कौन बनाया गया है। तो पहले तो आप याद रखना कि फीफा 2022 विश्व कप जो है यानी कि फुटबॉल का जो विश्व कप होने वाला है 2022 में, वो कहाँ होगा, दोहा में होगा। ठीक है, दोहा कतर में। और इसका जो ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है, ये बनाया गया है बायजूस को। बायजूस क्या है, एक लर्निंग ऐप है, आपको इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित दो चार जो है चीज़ें याद रखना। इसकी स्थापना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो स्थापना का डेट पूरा पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इसके कुल कितने अंग हैं, तो कुल आपके 6 अंग हैं इसके। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। इसके महासचिव कौन है, तो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं, किस देश से संबंधित है, तो ये पुर्तगाल से संबंधित है। कुल सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 193 सदस्य देश हैं। और जो सबसे नवीनतम सदस्य देश है उसका नाम क्या है, तो 193वां जो सदस्य देश है उसका नाम है दक्षिण सूडान। ओके, तो अभी आपने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो ये आपका यूएनजीए हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके प्रमुख हैं आपके कौन, अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस थे। लेकिन यूएनजीए के कौन हैं, तो वो आपके हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव से संबंधित हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना तो हुई थी 1992 में। और इसके लिए 1990 में एक अधिनियम आया था, उसी के द्वारा जो है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अधिनियम कब आया, तो अधिनियम 1990 में आया, लेकिन स्थापना 1992 में हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम जो प्रमुख बनाई गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनका नाम याद रखना आप लोग, जयंती पटनायक थी। ओके, वर्तमान में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपकी रेखा शर्मा। भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ पर शुरू की गई। तो प्रथम जो ई लोक अदालत थी ये बिलासपुर में स्टार्ट की गई। बिलासपुर किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पहली ई लोक अदालत प्रारंभ की गई। निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 39 में, ढेर सारे अनुच्छेद हैं, उसी में आपका अनुच्छेद 39A में आप जो है कह सकते हैं कि आपका निःशुल्क विधिक सहायता जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 39 में स्थित है। ओके, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं। तो अभी जो है आपका अप्रैल 2022 चल रहा है, तो इस समय जो है 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में स्थित हैं। ओके, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना नदी। फरीदाबाद में आयोजित 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की का थीम राज्य क्या है। तो पहली बात तो आप याद रखना कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आयोजित होता है फरीदाबाद हरियाणा में हर वर्ष। ठीक है, और इसमें जो इस वर्ष 2022 का जो थीम राज्य है वो है आपका जम्मू कश्मीर। और एक और चीज़ है इसमें कि इस मेले का जो भागीदार राष्ट्र बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, तो वो उज्बेकिस्तान को बनाया गया है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र मतलब कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ होता है, फरीदाबाद में। 2022 का थीम राज्य क्या है, जम्मू कश्मीर। और 2022 का भागीदार राष्ट्र क्या है, तो वो है आपका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट हमारा रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसको बनाया गया है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष आपके जनवरी में बनाए गए थे विनय कुमार त्रिपाठी या फिर वीके त्रिपाठी को। हाल ही में इसरो के द्वारा कौन सा युवा विज्ञानी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम पहले से चल रहा है, ठीक है ना। अभी ये हाल ही में जो है पिछले महीने फिर से जो है इसको बच्चों के लिए ओपन किया गया था। तो ये था आपका युविका कार्यक्रम, किसने स्टार्ट किया है,
इसरो ने स्टार्ट किया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति जो है जनवरी के लास्ट में की गई थी आपकी, और ये बनाया गया था अनंत वी नागेश्वरन को, ठीक है ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नाम आपने सुना होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपके पेरिस फ्रांस में है, ठीक है ना। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है टी राजा कुमार, जो कि किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपके सिंगापुर से संबंधित हैं, याद रखिएगा, ये सिंगापुर से संबंधित है। नाम क्या है इनका? टी राजा कुमार। FATF के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ये। नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया था? तो ये पोर्टल 2013 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। इसका नाम है DBT भारत पोर्टल, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जो भी सरकार पैसा भेजेगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंचेगा, ठीक। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भारत पोर्टल यानी कि DBT भारत पोर्टल इसका नाम रखा गया है। भूमि रिकॉर्ड का ब्यौरा रखने के लिए दिशांक ऐप, तो दिशांक ऐप के बारे में भी आपको पिछले दिनों से बताया जा रहा है। किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा, किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए किसान ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसान ऐप जो है ये प्रारंभ किया गया है आपके उत्तराखंड में। और किसने इसको प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है IIT रुड़की में। और इसमें क्या होगा? किसानों को मौसम की जानकारी प्रदान की जाएगी। फास्टर और सुपेस पोर्टल का संबंध किससे है? तो फास्टर का संबंध जो है और सुपेस, ये दोनों का संबंध आपके किससे है? तो इन दोनों का संबंध आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से है। ओके, ये दोनों पोर्टल किसके हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल हैं। दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत ऐप का प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो सुगम्य भारत ऐप ये दिव्यांगों के लिए है, और इसको जो है प्रारंभ किया गया आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जब भी दिव्यांगों की बात आए तो आपको ये मंत्रालय का नाम याद रखना है कि दिव्यांगों से संबंधित जो मंत्रालय है वो है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो अभी जो है अप्रैल 2022 में जो इसके मंत्री हैं वर्तमान में, ये हैं आपके वीरेंद्र कुमार। तनाव को कम करने के लिए योगा ऐप वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो योग ऐप है, तो आप याद रखना कि योग ऐप किससे संबंधित है? आपके आयुष मंत्रालय से संबंधित है। योगा का संबंध भी आपके आयुष मंत्रालय से है। तो ये आपका योग ऐप है जो कि जिसका नाम है वाई ब्रेक ऐप, ठीक है ना। इसमें आपका प्राणायाम इन सब चीज़ों से करके आपके तनाव को कम करने के बारे में बताया गया है। हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में हिरणों को स्थानांतरित करने के लिए बोमा तकनीक का उपयोग किया गया है? तो बोमा तकनीक का उपयोग किसके लिए किया गया? हिरणों को स्थानांतरित करने के लिए, यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से उनको दूसरी जगह पे स्थानांतरित करने के लिए ये आपका बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। ओके, बाघों की संख्या को दुगनी करने के लिए T+2 अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखना कि ये T+2 अवार्ड क्यों दिया जाता है? बाघों की संख्या को दुगनी करने के लिए दिया जाता है। और ये दिया गया है इस बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका आया था 1972 में। अगर आपसे पूछूं कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर तो प्रारंभ किया गया 1973 में। आपको क्या बताना है? प्रोजेक्ट हाथी जो है ये कब प्रारंभ किया गया? ओके, प्रोजेक्ट हाथी कब प्रारंभ किया गया, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया, ये बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो प्रथम टाइगर रिजर्व आपका जिम कॉर्बेट था। और भारत का नवीनतम यानी कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अप्रैल 2022 तक 53 टाइगर रिजर्व हैं कुल, ठीक है, अभी तक। तो 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। तो यही आपका सबसे नया वाला टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो समुद्र में आग लगती है उसको कहा जाता है बड़वानल, ठीक है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल को, ठीक है। यकृत दिवस कब मनाते हैं, यानी कि लीवर डे आपका कब होता है? तो ये होता है 19 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस आपको पता है आपका 22 अप्रैल को होता है, ठीक है ना। 22 मार्च को क्या था? जल दिवस।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और विश्व मलेरिया दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व मलेरिया दिवस होता है आपका 25 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 अप्रैल से आपका 1 अप्रैल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है? तो महंगाई भत्ता अब जो है केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो ये 3% की वृद्धि कर दी गई है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण आपके गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया है, ठीक है, पहली बार ये आयोजित किया गया है। जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है ये, ठीक है ना। ये अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हुई जिसका विजेता था भारत, और इसने किसको हराया? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है? तो विधिक सहायता क्लिनिक प्रारंभ किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए, और ये जो है दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। ओके, हाल ही में कहाँ पर यमुना नदी की सफाई के लिए यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो यमुना नदी की सफाई के लिए नहीं, यानी कि सफाई की जागरूकता जो है बढ़ाने के लिए यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया दिल्ली में। ओके, दिल्ली में ही यमुना सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित है। हाल ही में किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है CS राजन। ओके, हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई, ठीक है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये आपके अलवर राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। तो राजस्थान राज्य में स्थित है, आपके राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व। TCS के नए CEO और MD किसे पुनः बनाया गया है? पुनः का मतलब इसके पहले भी यही थे, फिर अगले जो है 5 सालों के लिए नियुक्त किए गए हैं राजेश गोपीनाथन। TCS यानी कि आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। यूँ उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक देखा होगा, तो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को कमेंट करेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप।